हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में से हम पहले डिस्कस करेंगे जो एक्टिविटी सीरीज में लो में है उस मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब जो मेटल्स है आइदर ऑक्साइड या सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। तो ये सब मेटल्स में से एक एग्जाम्पल है मार्करी। मार्करी जो है वो रहता है लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ओके, तो मार्करी का एक कंपाउंड है मार्क्यूरिक सल्फाइड। मार्क्यूरिक सल्फाइड, ओके, ये एक मार्करी का ओर है। इस ओर से हम कैसे मेटल को, मतलब प्योर मार्करी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये इस केस में हम एक्चुअली ये मार्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ, ओके, मार्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ या एयर में हीट करेंगे। ओके, एयर में हीट करेंगे या एयर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ ये मार्क्यूरिक सल्फाइड रिएक्ट करेगा तो बनेगा यहाँ से मार्क्यूरिक ऑक्साइड। पहले ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, मार्क्यूरिक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा मार्क्यूरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और ये ऑक्साइड को हम फिर से, मार्क्यूरिक जो ऑक्साइड है इसको हम फिर से हीट करेंगे। हीट करने से मिल जाएगा प्योर मार्करी एंड ऑक्सीजन। ओके, इसी तरह हमें मार्क्यूरिक सल्फाइड, ये एक ओर है, मार्करी का एक ओर है, ओर से हम प्योर मार्करी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे हम प्योर मार्करी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हीट करने से हमें मार्करी मिल जाएगा। और एक है कॉपर। कॉपर एक मेटल है जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज में है। कॉपर का भी ऐसी एक और है कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड। ओके, इसको भी हम ऑक्सीजन में या एयर में हीट करेंगे। ओके, एयर में हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। वहाँ पे भी जैसे पहले ऑक्साइड बना था यहाँ पे भी ऑक्साइड बनेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड फिर से दोबारा हीट करेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड को और ये फिर ये क्यूप्रस सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। क्यूप्रस सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट करके बन जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये इसी तरह हम जो एक्टिविटी सीरीज में लो में है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एयर में हीट करके। ओके, ये सल्फाइड ओर है, कॉपर और मार्करी का सल्फाइड ओर है। इसी तरह पहले ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, फिर ऑक्साइड से हमें प्योर कॉपर मिलता है। तो ये एक्चुअली जो सेकेंड वाला रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें कॉपर ऑक्साइड से प्योर कॉपर मिल रहा है। ओके, तो ये है लो, जो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज में है। अभी जो मेटल्स मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज में है जैसे जिंक, लेड, आयरन। ओके, मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज यहाँ पे है मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। उसमें क्या क्या मेटल्स आता है? जिंक, लेड, आयरन, जिंक, लेड, आयरन। ओके, तो ये सब क्या क्या कंपाउंड फॉर्म में रहता है? ये सब जो मेटल है और का जो किस तरह का कंपाउंड है? ये होता है ऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड और कार्बोनेट। कार्बोनेट इस तरह का कंपाउंड फॉर्म में रहता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सल्फाइड का, ये जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक और है। ओके, इसको हम क्या करेंगे? एक्सेस एयर में हीट करेंगे। ओके, एक्सेस एयर में हीट करेंगे तो यहां से पहले बन जाएगा जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड को फिर से हम दोबारा कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें प्योर जिंक मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है?
जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको अगर हम या एयर में हम इसको हीट करेंगे, एयर में हीट करेंगे तो एयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये सल्फाइड रिएक्ट करके बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर ये जो जिंक ऑक्साइड है उसको हम कार्बन के साथ इसको रिएक्ट करा के, ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्ट करा के जिंक, प्योर जिंक मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, जो सल्फाइड ओर से हम जिंक ऑक्साइड बन रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग बोलते हैं, जो एक्सेस एयर में सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ओके, इस रिएक्शन को हम रोस्टिंग बोलते हैं। एक्सेस एयर में होता है रोस्टिंग। ओके, और ये होता है रिडक्शन रिएक्शन, ये जो सेकेंड स्टेप है। इसी रिएक्शन, ये पहले ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड से हमें प्योर जिंक मिलने के लिए फिर इसको दोबारा रिएक्ट कराना पड़ता है कार्बन के साथ। ओके, और उसके साथ हीट करना पड़ता है, तो तब हमें प्योर जिंक मिलता है। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, ये सेकेंड वाला रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर प्योर जिंक बन रहा है। ओके, तो ये ऊपर वाला रिएक्शन है रोस्टिंग रिएक्शन, जो कि एक्सेस एयर में होता है। अभी जो कार्बोनेट ओर है, हमने पहले डिस्कस किया सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को बोला जाता, ओर से जो हम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट ओर होता है, जिंक का भी कार्बोनेट ओर होता है जिंक कार्बोनेट, इसको भी अगर हम हीट करेंगे, ओके, कार्बोनेट ओर को भी हम हीट करेंगे तो ये होता है लिमिटेड एयर में। इसको भी हीट करेंगे तो हमें बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड फॉर्म हो गया, लेकिन ये लिमिटेड एयर में। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ओके, जो जिंक सल्फाइड से ऑक्साइड बन रहा है वो है रोस्टिंग, और जिंक कार्बोनेट से जो जिंक ऑक्साइड बन रहा है वो है कैल्सिनेशन रिएक्शन। अभी फिर से ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा के हीट करेंगे तो हमें फिर से जिंक, प्योर जिंक मिलेगा, और सेम रिएक्शन है जो पहले भी हुआ था, लेकिन इसके केस में भी ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के केस में ही रिडक्शन रिएक्शन है, बाद में रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये कैल्सिनेशन हो जाए जो होता है ये लिमिटेड एयर में होता है, और रोस्टिंग होता है एक्सेस एयर में। और रिडक्शन रिएक्शन दोनों के केस में होता है। प्योर मेटल मिलने के लिए रिडक्शन रिएक्शन जरूरी है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये यहाँ पे तो हम कार्बन से रिड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, कार्बन से रिड्यूस करा रहा है जो रिडक्शन रिएक्शन है। रोस्टिंग से भी जो ऑक्साइड मिल रहा है या कैल्सिनेशन से भी जो ऑक्साइड मिल रहा है इसको हम कार्बन से रिड्यूस करा है। अभी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सब मेटल्स भी रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प कर सकता है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये सब तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब मेटल्स भी रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प कर सकता है। कैसे? ये सब मेटल के साथ अगर हम कम रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड है, ओके, इस सब मेटल के साथ अगर कम जो इससे कम रिएक्टिव वाला मेटल है उसका जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो वो ऑक्साइड से वो कम रिएक्टिव वाला मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ हम अगर मैंगानीज ऑक्साइड इसका रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैंगानीज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंगानीज कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, ओके, तो एल्यूमिनियम मैंगानीज को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे हम मैंगानीज जो ऑक्साइड है, ये भी एक और है मैंगानीज का, इसको हम इससे हम प्योर मैंगानीज मिल सकता है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ओके, वो भी
रिडक्शन में हेल्प कर सकता है। ओके, जैसे कार्बन करता है, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी रिडक्शन में हेल्प कर सकता है, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत हीट जनरेट होता है, ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, जैसे इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, सो ये आयरन को डिस्प्लेस करके बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ओके, इस रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है जो रेलवे ट्रैक है उसको जॉइन करने के लिए, या कोई क्रैक्ड मशीन पार्ट है उसको ठीक करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है। ओके, एल्यूमिनियम के साथ आयरन, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो इसमें आयरन मिलता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देता है एल्यूमिनियम आयरन को, और हीट प्रोड्यूस होता है। तो इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि इसमें ये मोल्टेन स्टेट में मिलता है। जो आयरन मिलता है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, इतना ये इसको पिघला देता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए या क्रैक्ड मशीन पार्ट को ठीक करने के लिए, तो ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थार्मिट रिएक्शन। थार्मिट रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थार्मिट रिएक्शन। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। ओके, सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी बहुत जगह काम आता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाईली रिएक्टिव मेटल काम आता है। ओके, अभी हम देखते हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर में रहता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, टुवर्ड्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो तो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में क्या है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल। इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये सब मेटल्स। सो हम इस मेटल का जो ऑक्साइड होगा, ओके, इस मेटल का ऑक्साइड को हम कार्बन के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो ये मेटल तो कार्बन तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन तो रिड्यूस कर दिया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन अगर सोडियम ऑक्साइड इसके जगह तो नहीं हो पाएगा। सोडियम ऑक्साइड को तो कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हमें सोडियम, प्योर सोडियम मिल जाए, कैसे मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड अगर हमने लिया तो ये तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो कार्बन यहाँ से सोडियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, कार्बन इसको रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा सोडियम ऑक्साइड को। सो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि सोडियम और ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल का ऑक्सीजन के प्रति इसका जो एफिनिटी है ये बहुत हाई होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं? ये सब मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में ये सब मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड, मोल्टेन क्लोराइड। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, ये मोल्टेन क्लोराइड, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कैथोड
ओके, एक होता है एनोड। तो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के जुड़ा है क्या एनोड, नेगेटिव के साथ कैथोड, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसमें जो NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो इसमें ये है एनोड, ये है कैथोड, ठीक है। सो कैथोड में इसका जो सॉल्यूशन है तो उसमें आयंस होगा। सो आयंस में कैटायन, कैटायन है Na प्लस, एनायंस है Cl माइनस, Cl माइनस है एनायंस। सो कैटायंस जाएगा कैथोड की तरफ और एनायंस जाएगा एनोड की तरफ। ओके, कैटायंस मतलब Na प्लस जाएगा कैथोड की तरफ और कैथोड में जाके ये रिएक्ट करेगा Na प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा Na, तो मेटल कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा Na, ठीक है। और जो Cl है, Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के बन जाएगा Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एनोड में जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। Cl माइनस जाएगा एनोड में और Na प्लस जाएगा कैथोड में। सो ये रिएक्शन होगा कैथोड में, ये कैथोड में ये रिएक्शन होगा, सोडियम प्लस से सोडियम बन जाएगा, एनोड में हो जाएगा Cl माइनस से Cl, ठीक है। सो इसी तरह हमें मिल जाएगा, इसमें दो है, ठीक है, Cl2, इसमें इसी तरह हमें सोडियम मिल जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। सो ये एल्यूमिनियम भी इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमें एल्यूमिनियम मिल सकता है। जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमें Na मिल गया, Na कहाँ मिलेगा, कैथोड में। ओके, सो इसी तरह हम तीन तरह का जो मेटल्स है एक्टिविटी सीरीज में, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी जो मेटल मिला हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, वो तो प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी है। तो इसको हम कैसे प्योर कर सकते हैं? ओके, हमें प्योर मेटल चाहिए, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से प्योर बना सकते हैं। ओके, जो इम्प्योर मेटल है, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ओके, इसमें भी एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये है एनोड, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है, ये है कैथोड, ये नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड। ओके, सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत सारा मेटल्स में होता है, निकेल होता है, ठीक है, कॉपर में होता है, ठीक है, ये सब मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब जो हमें एक्सट्रैक्शन से इम्प्योर मेटल मिला, उसको हम ज़्यादा यूटिलाइज कर नहीं सकते अगर उसको हम प्योर नहीं करेंगे। सो इम्प्योरिटीज को हमें हटाना है। ओके, सो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसमें क्या करता है, जो इम्प्योर मेटल है उसको हम एनोड, एज ए एनोड लेते हैं। ओके, इम्प्योर मेटल को हम एज ए एनोड लेते हैं। एनोड जो होता है ये इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है। और जो कैथोड होता है वो एक वही मेटल का थिन स्ट्रिप होता है, लेकिन प्योर होता है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। जैसे हमने कॉपर लिया, अगर एनोड है तो कॉपर लिया, कॉपर मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, तो ये कॉपर का है लेकिन इम्प्योर है, जो एक्सट्रैक्शन से हमें मिला, ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से जो हमें मिला कॉपर, वो है इम्प्योर कॉपर। अभी यहाँ पे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, प्योर कॉपर यहाँ पे है, प्योर कॉपर है कैथोड और यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है एनोड, ठीक है। अभी क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन।
सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे इसका एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करेंगे, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ओके, क्योंकि इसमें बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये एनोड ये कैथोड। तो अगर हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ से यहाँ पे जो कॉपर है, एनोड से कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, कॉपर प्लस Cu+2, ठीक है, Cu+2 ये एनोड से सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। ओके, ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें इम्प्योरिटीज भी है और कॉपर भी है, इम्प्योरिटीज के साथ कॉपर है, तो एनोड से ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर+2 जो आयन है, कॉपर+2 आयन सॉल्यूशन से कैथोड में डिपॉजिट होगा। तो एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है, ओके, इम्प्योरिटीज है और कॉपर है, ये कॉपर सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से, क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सो यहाँ पे भी कॉपर है, इस सॉल्यूशन में भी कॉपर है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ओके, यहाँ से सॉल्यूशन में आएगा, फिर सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर+2 कैथोड में डिपॉजिट होगा। ओके, तो इसी तरह क्या होगा, ये जो कॉपर है इम्प्योर कॉपर है, जो एक्सट्रैक्शन से मिला हमें इम्प्योर कॉपर, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा, फिर सॉल्यूशन से यहाँ पे कैथोड में हमें प्योर कॉपर मिलता जाएगा, तो प्योर कॉपर कैथोड में डिपॉजिट होता जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज बचा रहेगा वो क्या होगा, वो ऐसे एनोड के नीचे पड़ा रहेगा, जो अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज है। ओके, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे पड़ा रहेगा और जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है, जो सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, जो डिजॉल्व हो सकता है इम्प्योरिटीज, और बाकी जो इम्प्योरिटीज है जो अनडिजॉल्व है वो यहाँ पे पड़ा रहेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं एनोड माड, क्योंकि ये एनोड के नीचे है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोड माड। सो इसी तरह हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके कैथोड में हमें पूरा प्योर कॉपर मिल जाएगा, कि प्योर कॉपर कैथोड में डिपॉजिट होगा। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सट्रैक्शन के बाद, क्योंकि एक्सट्रैक्शन में इम्प्योरिटीज भी होता है, ओके, मेटल के साथ। अभी कोरोशन क्या है, जैसे सिल्वर को अगर हम ER में रख देंगे, ठीक है, सिल्वर को अगर हम ER में रख देंगे, सिल्वर आर्टिकल को ER में रख देंगे,